मेरे बच्चे को लिखना जरा भी पसंद नहीं है। लिखने के वक्त वो बहुत ही ज्यादा नखरे दिखाते रहता है या बहाने बनाता रहता है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को होमवर्क कराते वक्त फील करते हैं। सो ये वीक का नया पावरफुल वीडियो यही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं परीक्षित जुबन पुत्रा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एंड ये वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें से कौन कौन से राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आपके बच्चे को लेकर आप फेस कर रहे हैं। सो मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि इसमें से आपका बच्चा हैंडराइटिंग उसके मे बी छोटे बड़े हो जाते हैं, या मे बी वो जब लिखता है या होमवर्क करता है वो उसको जरा भी पसंद नहीं आता। ज्यादा लिखाई पे उसके हाथ दर्द करने शुरू हो जाते हैं। मे बी उसको लिखते वक्त जवाब याद नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे को जब आप ओरली जब आप पूछते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर दे देता है, बट नेक्स्ट डे एग्जाम में वही सवाल पूछा गया था बट लिखते वक्त उसको वो आंसर याद नहीं आया। कई बार बच्चे ए बी का डी का बी लिख देते हैं, काइंड ऑफ राइट। वो प्रॉब्लम हो सकता है, ओवर राइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, टेढ़े मेढ़े हैंड राइटिंग उनके हैं, या मे बी कॉपी करते वक्त उनको दिक्कत आती है, राइट। सो देखा कुछ और लिखा कुछ, वैसा प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसमें से कौन से चैलेंज है जो आई वुड रेकमेंड कि बच्चे का स्टैंडर्ड और उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं ना। दोस्तों जब आप पर्टिकुलरली यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे राइटिंग को लेकर, जहां पर पेन कैसे पकड़ना ना, कैसे सीधे बैठना चाहिए, वो सारी चीजें होगी। बट मेरा ये मानना है कि एज अ मदर, एज अ फादर और मे बी एज अ टीचर यदि आप ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ लिखने के पीछे के साइंस को हमें जानना होगा, तो राइटिंग प्रॉब्लम का हम परमानेंट सॉल्यूशन ला पाएंगे। छोटी छोटी टिप्स होगी तो वो शायद टेम्पररी सॉल्यूशन देगी, बट 4 महीने के बाद या 2 महीने के बाद फिर से वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं हो जाएगा। सो सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ राइटिंग का साइंस। जब भी कोई भी बच्चा लिखता है या कोई भी मैं आप जब भी कोई भी लिखते हैं तो जो हमारा राइटिंग वाला एरिया है वो कैसे होता है, या हम कोई भी चीज वस्तु को कैसे लिखते हैं, तो वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज ब्रेन, माने दिमाग। वो जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहता है वो दिमाग से याद आनी चाहिए, रिकॉल होनी चाहिए, रिकलेक्ट होनी चाहिए। अग्री करते हैं, यस और नो? सो मैं लिखना तो चाहता हूं बट यदि वो डेटा दिमाग से बाहर ही नहीं आएगा तो वो चीज वस्तु मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। सो बच्चों का राइटिंग कैसा, तो जैसा इंफॉर्मेशन रिकलेक्शन वैसा। क्लियर हो रहा है? सो वेरी फर्स्ट थिंग, वो स्लो होगा तो राइटिंग ऑटोमेटिकली स्लो होगी, वो यदि अनइवन होगा तो राइटिंग ऑटोमेटिकली अनइवन हो जाएगी। वेरी फर्स्ट थिंग। सो एक होना चाहिए रिकलेक्शन। नंबर 2, एंड दैट इज जो बच्चे का हैंड है, जो उसकी फिंगर है, माने जिसको हम कहेंगे फाइन मोटर स्किल्स, उसकी स्ट्रेंथ, फिंगर की स्ट्रेंथ। मे भी शायद दिमाग से वो डेटा याद तो आ रहा है बट वो जब लिखना होगा तो हाथों में ताकत होनी चाहिए, उंगलियों में ताकत होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो पावर होना चाहिए, वो स्टेमिना होना चाहिए, जिससे वो बच्चा नॉन स्टॉप वो स्पीड से लिख पाए। अग्री करते तो सही है, सुनो। सो वेरी फर्स्ट थिंग, ब्रेन का रिकलेक्शन। नंबर 2, फिंगर की स्ट्रेंथ। एंड नंबर 3 जो रेकमेंड करना चाहूंगा, एंड दैट इज ये दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन। सो दिमाग ने सोचा ये लिख भी सकता है, बट जो ब्रेन हैंड को कोऑर्डिनेट करता है, मैसेज जो पास करता है, वो यदि इफेक्टिव नहीं होगा तो भी बच्चों का हैंडराइटिंग खराब होने के चांसेस है। सो आज के बाद बच्चों को काइंड ऑफ नेगेटिव सजेशन देना, तू तो लिखना ही नहीं चाहता, तू तो लेजी है, फलाना ना ढिमका, तू नहीं पढ़ेगा, तू नहीं लिखेगा, तू नहीं होमवर्क करेगा तो हॉस्टल में डाल दूंगी, ऐसा आज के बाद ना करते हुए हम तीनों जो साइंटिफिक एरियाज हैं उसके ऊपर फोकस करना शुरू करें। सो एक, हमें बच्चों का ब्रेन का रिकलेक्शन पावर बढ़े उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। नंबर 2, फिंगर की स्ट्रेंथ बढ़े उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड नंबर 3, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव हो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। यदि ये तीनों चीज परफेक्ट होगी तो आपके बच्चे का हैंडराइटिंग सुधरेगा, स्पीड में लिख पाएगा, जो भी एग्जाम में चाहेगा वो याद कर पाएगा, एंड आने वाली एग्जाम में वो अच्छा सा परफॉर्म भी कर पाएगा। क्या आप अग्री करते हैं? तो जल्दी से अग्री करके मुझे टाइप करके बताएं। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ, अब हमें पहले स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। तो पहली चीज जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, मे बी शायद स्ट्रेस बॉल हो सकता है, या मे बी शायद ऐसी स्प्रिंग अपने मे बी अमेजोन के ऊपर भी आपको मिल जाएगी, कि जहां पर पर्टिकुलरली बच्चों को जब भी टीवी के लिए बच्चा बैठा हुआ है, रूटीन में जस्ट वैसे ही बैठा हुआ है, तो बच्चे के हाथ में ये स्प्रिंग रखें। सो बच्चे ज्यादातर टीवी देखने के लिए बैठते हैं तो रिमोट लेकर बैठते हैं, बच्चे को बोले बेटा तुझे जो चैनल देखना है देख, बट उसके साथ में दोनों हाथ में ये स्प्रिंग पकड़ कर बैठ,
एंड तुझे 25 बार 50 बार आधा घंटा जब भी तू कर रहा है, टीवी देख रहा है या जब आइडियल बैठा हुआ है, तब ये स्प्रिंग का उपयोग कर। सो वेरी फर्स्ट थिंग, इससे जो काइंड ऑफ स्ट्रेंथ है वो बढ़ने वाली है, ब्रेन एंड फिंगर का कोऑर्डिनेशन बढ़ने वाला है। सो मे बी स्ट्रेस बॉल हो सकता है, मे बी स्प्रिंग हो सकती है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। देन आफ्टर दूसरा, एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन। यहां पर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, राइट। नंबर 2, अब दिमाग जो सोचता है उसके ऊपर मेरा हाथ काम करे, मेरी उंगली अभी वो स्पीड से काम करे। उसके लिए दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मे बी आपके बच्चे के लिए पियानो हो सकता है, आपके बच्चे के लिए तबला हो सकता है, आपके बच्चे के लिए गिटार हो सकता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जहां पर उसको जो सोचे, जो स्विच के बारे में या जो तार के बारे में या जो राग के बारे में, वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना पड़े। सो उसने सोचा और उसको उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना पड़े, उसको उसके ऊपर काम करना पड़े, वैसी ये एक्टिविटी है। बच्चों के हैंडराइटिंग के लिए राइटिंग के ऊपर फोकस ना करते हुए ऐसी एक्टिविटी के ऊपर फोकस करें। ब्रेन एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली थोड़े समय के बाद हैंडराइटिंग के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, बट उसके लिए थोड़ी सी पेशेंस होनी जरूरी है। सो पहली चीज स्ट्रेंथ के लिए मैंने एक्टिविटी बताई। नंबर 2, ये कोऑर्डिनेशन के लिए एक्टिविटी बताई। मे बी शायद आपका बच्चा थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक है, थोड़ा हाइपर है, एंड मे बी शायद बैठे बैठे उसको गिटार, पियानो ये सारी चीजें पसंद ना हो, तो क्या कर सकते हैं, तो आपके बच्चों को मे बी टेनिस हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, ऐसी कोई एक्टिविटी के अंदर डालें कि जहां पर उसका हाथ का, मे बी शायद वॉलीबॉल हो सकता है, मे बी शायद बास्केटबॉल हो सकता है। सो यदि बेटा है, हाइपर है एंड वो एक जगह पर बैठकर गिटार या पियानो पसंद नहीं करता, तो क्या करें, ऐसे फिजिकल एक्टिविटी में उसको एनरोल करें कि जहां पर वो जो भी बॉल आ रहा है उसको हिट करने के लिए उसको हर 20 सेकंड में, हर 30 सेकंड में जो सोचता है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, वहां पर उसका हाथों का उसको मैक्सिमम यूज करना पड़े, वैसी एक्टिविटी में आप उसको डालें। सो काइंड ऑफ क्रिकेट भी हो सकता है, बट क्रिकेट से ज्यादा फायदा आपको बैडमिंटन या टेनिस में हो सकता है, राइट, क्योंकि वहां पर कोऑर्डिनेशन बहुत जल्दी से करना होगा, बहुत तेजी से करना होगा, हर 30 सेकंड में उसको अपने हैंड एंड उसके ब्रेन को ऑक्यूपाइड करना होगा। सो मे बी ऐसी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। नाउ दोस्तों, अब आती है बात अबाउट ब्रेन रिकलेक्शन। सो ब्रेन का रिकलेक्शन पावर बढ़ाने के लिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि बच्चों का जो राइट ब्रेन का पावर है वो बढ़ाना चाहिए। उसको लेकर इनफैक्ट मेरा वेबिनार भी होता है एंजॉय योर एग्जाम्स का, आई वुड रेकमेंड, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वो लिंक पे जाते हुए आप आपके बच्चों के साथ मेरा नेक्स्ट वेबिनार हो वो अटेंड भी कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में ब्रेन जिम एक्सरसाइज। सी, जब बॉडी की हमें एनर्जी बढ़ानी हो तो हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ब्रेन का रिकलेक्शन पावर बढ़ाना हो, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना हो, तो दोस्तों उसके लिए ब्रेन जिम एक्सरसाइज होती है। एंड मेरा वो एक वीडियो थोड़े समय पहले ही मैंने यूट्यूब के ऊपर रखा हुआ था। इन एनी सिचुएशन यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो एक्सरसाइज का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख रहा हूं। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो आप एक्टिविटी को देखें एंड वो एक्टिविटी आप आपके बच्चों को करवाएं। सी, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन यदि इंप्रूव करना है तो जैसे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड है, उससे आपको अलग अलग एक्टिविटी करवानी है। पूरी सारी अलग अलग 6 से ज्यादा एक्टिविटीज है जो मैंने वहां पर रखी हुई है, बट एक एक्टिविटी जो अभी मैं फिलहाल आपसे करवाना चाहूंगा कि आप कोशिश करें कि ये जो राइट हैंड है उसको इस तरीके से सीधा आप घुमाएं, राइट, फिर जो लेफ्ट हैंड है उसको आप इस तरीके से उल्टा घुमाएं, इस तरीके से। एंड नाउ अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को एक साथ में हमें यूज करना है। सो एक सीधा घूमना चाहिए एंड एक उल्टा घूमना चाहिए। आप कोशिश कर सकते हैं, मे बी शायद देखने पे आपको लगे कि ये बहुत ही आसान है, बट आप ट्राई करके देखें और बताएं कि आसान है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड ऐसी एक एक्टिविटी, ऐसी टोटल 6 एक्सरसाइज है जो आपके ब्रेन, आपके या आपके बच्चों के ब्रेन को ज्यादा पावरफुल बनाने में हेल्पफुल होंगी। सो ऐसे ब्रेन जिम एक्सरसाइज आपके बच्चों को करवाने की शुरुआत कर सकते हैं। एंड मे बी शायद आपको वैसा लगता है कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को लेकर आप और भी ज्यादा चीज जानना चाहते हैं, तो मेरा पेरेंटिंग का वेबिनार है जो एज अ मदर फादर आपको हेल्पफुल होगा। आपके बच्चे के साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल तरीके से डेवलपमेंट यदि करना चाहते हैं तो। नंबर 2, बच्चों का स्टडी में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो एंजॉय योर एग्जाम का वेबिनार है। ये दोनों वेबिनार में फ्री ऑफ कॉस्ट रखता हूं ताकि मैक्सिमम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सके। आई वुड रेकमेंड एक बार ये दोनों वेबिनार जरूर से अटेंड करने चाहिए। एंड नाउ फ्रेंड्स, जब भी हम हमारा ब्रेन पावर माने रिकलेक्शन पावर बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटी हमारा बच्चा जब करता है, एंड नाउ जब उसको ग्रिपिंग में प्रॉब्लम आता है,
आई वुड रिकमेंड आप इस तरीके से रबर टेक्निक को यूज कर सकते हैं। जो इलास्टिक रबर है उसको इस तरीके से आप रखते हुए बच्चों के यहाँ पर हाथ में इस तरीके से रखें। ज्यादातर बच्चों को पेंसिल में लिखने के लिए जब वो कोशिश करते हैं तो ग्रिपिंग में प्रॉब्लम आता है। ये रबर या ये टेक्निक उसको वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नंबर 2, एट द वेरी सेम टाइम जब भी उसको वो पेंसिल उठानी होगी उसके लिए ग्रिप या स्ट्रेंथ का उसका जितना ज़्यादा वो दबाएगा, जितना ज़्यादा वो उसका उपयोग करेगा, उतना स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ उसके हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होते जाएंगे। राइट, सो वेरी फर्स्ट थिंग। नाउ और एक चीज़ जो स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, तीनों के तीन एरिया पे हमें फोकस करना चाहिए। वेरी फर्स्ट थिंग, ज़्यादातर बच्चे सीधे नहीं बैठते। राइट, तो पहला चीज़ आप कोशिश करें कि बच्चा स्टडी टेबल का यूज़ करे, या वो ना हो तो डाइनिंग टेबल का यूज़ करे, वो ना हो तो लाइक जमीन पे बैठे, बट जो स्टडी टेबल होता है उसका उपयोग करते हुए वो बैठे, ताकि उसकी जो कमर है वो सीधी रहे, स्ट्रेट होगी, उतना ब्रेन तक ब्लड का फ्लो ज़्यादा अच्छे से जाएगा, लिखते वक्त उसको वो जल्दी से अच्छे तरीके से याद आएगा। नंबर 2, पेंसिल की ग्रिप। सो पेंसिल के अंदर मैं स्ट्रांगली एक चीज़ जो रेकमेंड करता हूं कि जब भी बच्चा पकड़ता है तो ये वाला जो नकल है वहां पे बच्चे की पेंसिल आनी चाहिए, एंड ये फर्स्ट 3 जो फिंगर है उसके आधार पे, उसके बेस पे पेंसिल को पकड़ना चाहिए। एंड एट द वेरी सेम टाइम बच्चों का जो काइंड ऑफ बुक है वो स्ट्रेट ना होते हुए क्रॉस में, हल्का सा क्रॉस में बुक हो तो वो बच्चा अच्छे से लिख पाएगा। मैंने लेफ्टी है तो अकॉर्डिंगली, राइटी है तो उसके अकॉर्डिंगली, एंड दूसरा हाथ का वो सपोर्ट के लिए उपयोग करना शुरू करें। सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं, बट पहले स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, फिर ये एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है। एंड आपके बच्चे को जब भी आप इंप्रूव करना चाहते हैं, बच्चों के राइटिंग को लेकर सिर्फ और सिर्फ 4 ही प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉब्लम पे एक समय पे ध्यान देना है। सारे हैंड राइटिंग और सारे एरिया एक साथ में नहीं सुधारने, अदरवाइज आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे और बच्चा भी वो हैंड राइटिंग को लेकर नेगेटिव हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, पहला हो सकता है दैट इज लेटर फॉर्मेशन। लेटर फॉर्मेशन इज व्हाट, कोई भी लेटर 2 चीज वस्तु से बना है, एक स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, माने एक स्ट्रेट लाइन, एंड नंबर 2 एंड दैट इज कर्व। कोई भी लैंग्वेज हो उसमें 2 ही चीज वस्तु से लेटर बनता है। सो काफी सारे बच्चों को मे बी शायद स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की ओवर द टाइम उतनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो शायद उसको लाइनिंग में प्रॉब्लम आता है, या फिर नंबर 2 जब कर्व करना हो तब शायद प्रॉब्लम आता हो। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा, वो एक प्रॉब्लम। नंबर 2 साइजिंग का प्रॉब्लम, वो जो अक्षर होते हैं उसको छोटा बड़ा करता रहता है। नंबर 3 स्पेस बिटवीन द लेटर, कहीं छोटी लाइन छोड़ देता है या छोटी स्पेस छोड़ता है, कई बार थोड़ी ज्यादा स्पेस छोड़ देता है। स्पेसिंग जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं होता। एंड देन आफ्टर लाइन अलाइनमेंट, लिखते लिखते वो लाइन या तो ऊपर की ओर चली जाती है या तो फिर नीचे की ओर चली जाती है। ज्यादातर ये 4 में से ही कोई प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ आई वुड रेकमेंड आप क्या करें, ये 1 वीक या ये 10 दिन आप ये 4 में से कोई ये एक चीज, सपोज लेटर फॉर्मेशन, तो बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, मे बी बच्चे को स्लीपिंग लाइन एंड बच्चे को कर्व, वहां पर ही फोकस करें, बाकी की चीजों को इग्नोर करें। जब ये एरिया में बच्चा इंप्रूव हो जाए तो बच्चे के हैंडराइटिंग के अंदर प्रोग्रेस उसको खुद को दिखेगा, एंड जब उसको खुद को दिखेगा वो बच्चा अंदर से मोटिवेटेड होगा। नेक्स्ट 1 वीक के बाद या मे बी 2 वीक के बाद वो खुद कोशिश करेगा कि मैं मेरे हैंडराइटिंग को और ज्यादा बेहतर करूं। दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा सा वजन कम होता है और ज्यादा एक्सरसाइज करने की इच्छा होती है। अग्री करते हैं, यस और नो? सेम वे बच्चों के हैंडराइटिंग के अंदर इंप्रूवमेंट दिखना वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप कितना भी लेक्चर दे दे बच्चे को, कितना भी ज्ञान दे दे बच्चे को, कितने भी फायदे बता दे, उससे बच्चा मोटिवेट नहीं होगा। बट बच्चे को प्रोग्रेस दिखेगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली मोटिवेट होगा, वो अंदर से इंस्पायर फील करेगा, एंड नेक्स्ट वीक वो और ज्यादा कोशिश करेगा। सो मे बी उसके बाद में 1 वीक या 2 वीक के लिए बच्चे के साइजिंग को लेकर आप फोकस करें। सो मे बी वो 3 लाइन 4 लाइन वाली जो नोटबुक आती है उसमें अंदर की जो छोटी 2 लाइन हो, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे बच्चा लिखेगा और उसकी प्रैक्टिस करवाएं, जो वहां पर उसकी मास्टरी आ जाए। फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे आप ध्यान दें। बच्चे के हैंडराइटिंग को हमें रातों रात नहीं सुधारना है, उसके लिए पेशेंस हमारे अंदर हमें डेवलप करनी पड़ेगी। सो ये 4 में से कौन से एरिया को आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, आई वुड रिकमेंड आप दोनों साथ में मिलते हुए प्लान करें। एंड बच्चा जिसको लेकर कंफर्टेबल फील करेगा, बच्चा जिसको लेकर प्रोग्रेस फील करेगा,
बच्चा वहां पर खुद से एफर्ट लगाएगा। एंड यदि ऐसा होगा तो बच्चे के हैंडराइटिंग इंप्रूव होंगे, आपके बच्चे के हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी, उसके मार्क्स बढ़ेंगे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड दोस्तों आपका बच्चा उसके जीवन में सफल होगा। वैसे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड इनफैक्ट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई वुड रेकमेंड आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स तक आप भेज सकते हैं, क्योंकि काफी सारे मम्मी पापा अपने बच्चों को राइटिंग को लेकर बहुत ज्यादा डांटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं या कई बार मार भी मार देते हैं, हौसले का डर भी दिखा देते हैं, पर उनके पास सही तरीका नहीं है। सो ये सही तरीका यदि आपके माध्यम से उन तक पहुंच गया, मुझे लगता है काफी सारी दुआएं आपको मिल सकती हैं ये पॉजिटिव मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। एंड साथ ही साथ में भी शायद बच्चा गुस्सा ज्यादा करता है, टीवी मोबाइल की बैड हैबिट को दूर करना चाहते हैं, में भी शायद बच्चा बैक आंसरिंग करता है, दो बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से रिलेटेड तकरीबन 400 से भी ज्यादा वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। सो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो सारी वीडियोस को आप देखें, आपकी पेरेंटिंग को हैप्पी एंड सक्सेसफुल पेरेंटिंग बनाएं। वैसे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे हम अगले वीक में ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।